ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण नहीं था, ये ब्रांड नीतीश का भाषण नहीं था, ये सिर्फ विकास पुरुष नीतीश का भाषण नहीं था, सुशासन बाबू का भाषण नहीं था, पॉलिटिकल मैनेजर नीतीश का भाषण नहीं था, बल्कि नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी पर किया गया पहला सीधा प्रत्यक्ष हमला है। और इतना बड़ा राजनीतिक हमला, यकीन जानिए, सीधे तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी पर करने से बचते चले आए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो या जेडीयू का और भी कोई दूसरा नेता रहा हो। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने जब अपना भाषण दिया तो ये लगा कि शायद कुछ सीज फायर हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर के अपना भाषण देते चले गए, उसमें उन्होंने सबसे पहले आर्थिक संकल्प, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, राजनीतिक परिस्थितियों की बात तो की, लेकिन उसके बाद इन सभी चीजों को हाशिए पर रख करके फिर इंसाफ की बात की, समावेशी विकास की बात की और बहुत ही क्रमबद्ध चरणवार तरीके से उन्होंने बताया कि देश बहुभाषी है, बहुजातीय है, बहुधार्मिक है। फिर वो आए, उन्होंने कहा चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सभी को विकास में भागीदारी मिलनी चाहिए। बार बार याद दिलाते रहे कि जो भी समझौता किया जाएगा, बुनियादी उसूलों से समझौता नहीं किया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति करनी है, समावेशी विकास की राजनीति करनी है, साथ ही साथ सभी को साथ में लेकर के चलने की राजनीति करनी है, तो आपको टोपी भी पहननी पड़ेगी और टीका भी लगाना पड़ेगा। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी, मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के पास। दीपक, नीतीश और नरेंद्र मोदी को लेकर के अब तक कहा जाता था कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या मैं ये कह सकता हूं आज 40-45 मिनट के भाषण के बाद ये पर्दादारी अब खत्म हो गई है? देखिए, पर्दादारी की बात क्या कहें, ये एक ओपन सीक्रेट था, जिसे कहा जाता है कि एक खुला ज्ञान था जो सबको पता था कि नीतीश और मोदी की आपस में नहीं बनती है। क्योंकि नीतीश जब से बिहार में मुख्यमंत्री बनकर बैठे, उनको पता लग गया कि वहां के मुस्लिम वोट बैंक का क्या महत्व है और वो मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ आने लगा। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे नरेंद्र मोदी से अपनी दूरी बरकरार रखी, उस एक्सपेरिमेंट में सफल हुए और उसी का गुणगान वो बार बार भाषण के अंदर कर रहे थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है पॉलिटिक्स में, जो होता है राशिद, वो कभी नहीं दिखता है और जो दिखता है वो कभी नहीं होता है। इस बात को हमको मानकर चलना चाहिए और इसीलिए हमको जिन दो बातों पर ध्यान देना चाहिए वो ये देना चाहिए कि नीतीश और शरद यादव ने अपनी स्पीच में किसका नाम लिया? उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला किया। शरद यादव ने भी अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी पर हमला किया, लेकिन दोनों ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। सीधे सीधे आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन जिसे कहा जाता है, क्रिकेट की भाषा में स्लेजिंग भी कहा जाता है, उससे वो बचते रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल रात में जो राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार की बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस, यानी हम एक दूसरे को सांस लेने की जगह देंगे। कोई ऐसी अल्टीमेट डेडलाइन नहीं आएगी कि 3 हफ्ते में फैसला कर दो, 4 हफ्ते में फैसला कर दो, 5 हफ्ते में फैसला कर दो, आप डिक्लेयर कर दो या हम बाहर हो जाएंगे। तो वो ब्रीदिंग स्पेस भी उन्होंने बीजेपी को दे दी है, ये कह के कि साल के आखिर तक, यानी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और उत्तर नॉर्थ ईस्ट का एक अलग राज्य है, उसके इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, तब तक आप प्रधानमंत्री पद पर फैसला कर सकते हैं। यानी तब तक का वक्त बीजेपी के पास है। बीजेपी अपने क्या कार्ड खेलता है, क्या मोदी को आगे रखता है, किसी दूसरे को आगे रखता है, और अगर मोदी को एक एक स्टेप आगे बढ़ाता है तो किस तरीके से बढ़ाता है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस भाषण का, वो ये है कि बार बार नरेंद्र मोदी और माफ कीजिएगा, बार बार नीतीश कुमार और शरद यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस अलायंस को कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम अलायंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। 17 साल से अलायंस चला रहे हैं। 3 जो मुद्दे हैं उस पर हम पहले ही मान गए थे, कॉमन सिविल कोड, धारा 370, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद। अब भी नए मुद्दे आ गए हैं और वो नए मुद्दे क्या आ गए हैं? क्या वो नए प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं? किस तरीके से वो नए प्रधानमंत्री से चाहते हैं? मैं उसके एग्जैक्ट शब्द बताता हूं जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू की पीएम पोस्ट के लिए 3 शर्तें हैं। पहला, धर्मनिरपेक्ष छवि जिसकी हो, संदेह से परे हो। धर्मनिरपेक्ष छवि संदेह से परे, ये नरेंद्र मोदी की नहीं है। दूसरा बिंदु,
समावेशी राजनीति का पक्षधर हो, यानी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, सबको साथ लेकर चल सके। नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा आरोप गुजरात बीजेपी और बीजेपी में ये लगता है कि ये सबको साथ लेकर चलते ही नहीं। तीसरा और अंतिम बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के पिछड़े राज्यों के विकास के लिए समावेशी और प्रतिबद्ध हो, यानी पिछड़े राज्यों के विकास के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो अगले राज्यों में रहे और गुजरात हमेशा से अगला राज्य था। तो पॉलिटिकल सटल ढंग से दोनों ने एक दूसरे को पॉलिटिकल स्पेस भी दी है और दोनों ने एक दूसरे को जो जताना था वो जता दिया है। यानी दोनों जल्दबाजी में किसी भी तरह के निर्णय में नहीं पहुंचना चाहते, इसलिए जाते जाते नीतीश याद भी करा गए कि 2 साल में हमने किस तरह के पॉलिटिकल ड्रामे देखे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे का नाम नहीं लिया, उन्होंने रामलीला मूवमेंट का नाम लिया, उन्होंने जंतर मूवमेंट की तरफ इशारा किया और उसके बाद उन्होंने ये भी चौका मार दिया कि इसी रामलीला मैदान में हमने भी रैली करी है। तो दोनों तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जनता दल यूनाइटेड है, संदेश बड़ा साफ है, मोदी आए तो जनता दल यूनाइटेड को जाना पड़ेगा। बीजेपी को अब डिसाइड करना है कि मोदी को लाना है नहीं लाना है, लाना है तो कैसे लाना है। लेकिन यह तय है कि कम से कम दिसंबर तक बिहार की कोalition सरकार चलती रहेगी, जब तक बीजेपी नरेंद्र मोदी पर कोई फैसला करती है या नहीं। आखिरी सवाल, क्या मोदी पर फैसला हो चुका है बीजेपी और आरएसएस के अंदर? तो इसका जवाब है फिलहाल ना।